हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस स्पेशल क्लास में। मैं थोड़ा सा पहले आपको इस क्लास के बारे में बता देता हूँ। देखो, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है बेटा, क्योंकि इस क्लास में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ NCERT की। NCERT की बात करेंगे, NCERT एग्जाम्पलर की बात करेंगे, ठीक है। और उसके साथ अगर मुझे समय मिला, टॉपिक के साथ साथ पढ़ाता चला मैं, अगर आपको मुझे टाइम मिला आपको पढ़ाने के लिए, तो मैं और बहुत सारी चीज़ें भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन कम से कम इस क्लास से हमारा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है वो ये होने वाला है कि NCERT और NCERT एग्जाम्पलर हमारी बहुत शानदार हो जाएगी इस क्लास को देखने के बाद। एक एक क्वेश्चन, चाहे वो NCERT टेक्स्ट बुक से हो, चाहे वो NCERT की एक्सरसाइज से हो, एडिशनल एक्सरसाइज से हो या एग्जाम्पलर से हो, वो मैं आपको यहीं खड़े होकर क्लास में सॉल्व कराऊंगा बच्चों, ठीक है। तो आइए, तो फिर बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट अपनी क्लास हम लोग। देखो बेटा, सबसे पहला चैप्टर हमारे पास में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ओके। और हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 से और देखते हैं, आइए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। कुछ थियोरेटिकली चीज़ें भी आएंगी, जो थियोरेटिकली चीज़ें आएंगी उसमें थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, या जो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जो मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ कहीं कहीं थोड़ा कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताऊँगा, बाकी आप लोग चाहें तो अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1.1 हमारे पास में ये है, हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो बेटा, किसी भी स्फीयर को हम कैसे चार्ज करा सकते हैं बिना टच कराए। एकदम से यार हमारे दिमाग में आया कि यार ऐसा कोई मेथड हम लोगों ने पढ़ा जहां हम बॉडीज़ को बिना टच कराए चार्ज करा सकते हैं। मुझे याद आया कि हाँ, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक मेथड, मैंने आपको ऐसा पढ़ाया था कि जहां बॉडीज़ को बिना टच कराए हम आपस में पॉजिटिवली चार्ज भी करा सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी करा सकते हैं। उस मेथड को मैं आपकी क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा चुका हूं बेटा। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उस मेथड का नाम। तो बिना टच कराए किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कराने का जो मेथड है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड, ठीक है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड का यूज़ करते हुए हम दो बॉडीज़ को आपस में बिना टच कराए भी चार्ज करा सकते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज भी करा सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी करा सकते हैं। तो ये आप लोगों को आंसर रहने वाला है बेटा एग्जाम्पल नंबर 1.1 का। मतलब मैं चाहूँगा यार NCERT और NCERT एग्जाम्पलर की जो कॉपी है वो आप बिल्कुल अलग से बनाएं। इन क्वेश्चंस की कॉपी आप बिल्कुल अलग से बनाएं, बिल्कुल अलग से एक कॉपी आप सेपरेट बनाएं, ठीक है। जिस कॉपी के अंदर आप ये सारे क्वेश्चन और इनके आंसर नोट डाउन करेंगे। ये जो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी कॉपी बिल्कुल अलग से बनाएं और उसी के अंदर इसके सारे क्वेश्चन और आंसर आप लोग नोट डाउन करें। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब आते हैं बेटा हम लोग आगे, देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में। एग्जाम्पल नंबर 1.2। देखो बच्चों, ये है मेरे पास में एग्जाम्पल नंबर 1.2। क्या है भाई एग्जाम्पल नंबर 1.2? देखो, एग्जाम्पल नंबर 1.2 है हमारे पास में, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। हर एक सेकेंड हम इतने इलेक्ट्रॉन मूव आउट कर रहे हैं, तो कितना समय लगेगा बॉडी पर इतना चार्ज आने में। यानी कुल मिलाकर हमें गिवन क्या दिया गया है, हमें कुल मिलाकर गिवन दिया गया है एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, बात समझ में आ रही है? ओके, हमें बॉडी पर लाना है 1 कूलम चार्ज। हमें बॉडी पर क्या लाना है? हमें बॉडी पर लाना है 1 कूलम चार्ज,
तो आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद, अगर इतने इलेक्ट्रॉन निकलते रहे तो कितने टाइम के बाद बॉडी पर 1 कूलम का चार्ज आएगा, ये आप लोगों को बताना है बेटा। अब आप ये सुनिए कि हमारे पास में चार्ज का फॉर्मूला है ये Q इज इक्वल टू NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक ये हमारे पास में चार्ज का फॉर्मूला है। यहाँ हमें चार्ज दिया गया है 1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर से कितने बाहर निकले हैं, 1 सेकंड में निकले हैं इतने इलेक्ट्रॉन बाहर, तो t सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, t सेकंड में निकलेंगे 10 टू द पावर 9 इंटू टी, और साथ में हो गया मेरे पास में स्मॉल e, साथ में हो गया मेरे पास में स्मॉल e। अब आप देखो बेटा, टाइम की वैल्यू निकल कर आएगी, इसे ले जाएंगे इधर, ये बनेगा 10 की पावर -9, e को ले जाएंगे इधर तो ये बनेगा 1/e, 10 की पावर -9 और 1/e को हम लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18। याद होना चाहिए, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। 1/e को हम ये लिख सकते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे फाइनली हमारा आंसर निकल कर आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड। लो भैया, फाइनली हमारा ये आंसर निकल कर आएगा कि इतने टाइम के बाद में बॉडी पर 1 कूलम का चार्ज आ जाएगा, इतने टाइम के बाद बॉडी पर 1 कूलम का चार्ज आ जाएगा। हमारा आंसर सेकंड में आया है बेटा, और सेकंड में ही आपको रखना है, आगे फर्दर जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इसने किसी और चीज़ में आंसर निकाल रखा हो, निकालने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिज़िक्स में पूरा काम MKS यानी टाइम फिज़िक्स में हम सेकंड में कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ हमने सेकंड में निकाल दिया है और यही हमारा आंसर फाइनल आंसर होगा बेटा। ओके, सो इतने टाइम बाद बॉडी पर 1 कूलम चार्ज आ जाएगा अगर बॉडी के अंदर से हर सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो। ठीक, नोट डाउन करिए, ये है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 1.2 और ये है इसका आंसर। ओके बेटा, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1.3 पर। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1.3 छूट गया है बीच में। एग्जाम्पल नंबर 1.3, लो बेटा, ये रहा हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 1.3। आइए देखते हैं क्या है एग्जाम्पल नंबर 1.3। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन कप ऑफ वाटर। अरे ये सारी चीज़ें तो मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा से बता देता हूँ, एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहली बात, वाटर है हमारी न्यूट्रल बॉडी। वाटर जो होता है ना बेटा, ये है हमारा न्यूट्रल बॉडी या न्यूट्रल मटेरियल। ये जो वाटर है हमारा, ये न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल मटेरियल है। और मैंने आपसे कहा था कि किसी भी न्यूट्रल मटेरियल के अंदर जो चार्ज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में होता है बेटा, वो ये होता है। किसी भी न्यूट्रल मटेरियल के अंदर जो चार्ज कैलकुलेट करने का तरीका है वो ये है हमारे पास में, प्लस माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू N0 इंटू Z इंटू E। बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। आइए वैल्यू पुट करके आंसर बनाते हैं। चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी है, वाटर तो न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही बिल्कुल नेगेटिव चार्ज होगा। स्मॉल m का मतलब क्या है, गिवन मास। आपको दिया है बेटा 1 कप ऑफ वाटर, और पानी के 1 कप का मतलब होता है 250 ग्राम। 250 ग्राम। कैपिटल M का मतलब है वाटर का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 18। N0 का मतलब है एवोगैड्रो नंबर, जिसे मैंने लिख दिया है 6 इंटू 10 की पावर 23। Z का मतलब यह है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। Z का मतलब यह है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, और देखो वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, H2। हाइड्रोजन के अंदर होता है 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हाइड्रोजन के 2, H2 है, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए।
ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिलाकर हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। Z की जगह हमने रखा 10 और E की वैल्यू हो गई हमारे पास में ये 1.6 × 10⁻⁻19। सॉल्व मैं नहीं करूँगा, सॉल्व आप लोग खुद करेंगे। ये निकल कर आएगी बेटा आप लोगों की चार्ज की वैल्यू, यहाँ से आप लोगों का चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा बेटा। ये था हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 1.3। ठीक है, करिए नोट डाउन जल्दी से, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, 3 क्वेश्चंस हमारे फिनिश हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 1.4। लीजिए बेटा, ये है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 1.4। सबसे पहला काम तो यही है भाई कि सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन नोट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1.4 ये है, बड़ा सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो क्या है प्रॉब्लम। कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस। ठीक है, ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड द मासेस रेस्पेक्टिवली। Compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitude for an electron and a proton. For 2 protons, estimate the acceleration of electron and proton due to the electrical force of their mutual attraction when they are separated 1 angstrom. देखो यार, प्रॉब्लम आसान है, कोई बहुत मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उस भाई ने हमसे पूछा क्या है। क्वेश्चन बड़ा आसान है। उसने हमें ये कहा, नंबर 1 पार्ट हमारे पास में ये है, यहाँ है इलेक्ट्रॉन और ये है हमारे पास में प्रोटॉन। ठीक है, आप जानते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्ज, और इनके जो बीच का गैप हमें दिया है वो है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव की तरफ, और इनके जो बीच में फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अगर मैं इनके बीच में काम करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकालूं तो वो कितना निकल कर आएगा, ज़रा देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा 9 × 10⁹, ये तो हो गई इसकी वैल्यू। Q1 का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो होता है हमारे पास में 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, Q2 का मतलब है प्रोटॉन का चार्ज, जो होता है हमारे पास में 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन डिस्टेंस है हमारे पास में 1 एंगस्ट्रॉम, और बेटा 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। हम सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा न्यूटन में। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जिन बच्चों से आता है, जिन लोगों ने पढ़ रखा है, वो लोग तो बोर हो रहे होंगे, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। और NCERT जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ना बेटा, यहाँ सिर्फ उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं जो आप लोगों से नहीं आते हैं। जो आप लोगों से नहीं आते हैं सिर्फ वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, या जिनमें आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है जब आप NCERT सॉल्व कर रहे हैं तो उन्हें आप कर सकते हैं। लेकिन मैं तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल सारे एग्जाम्पल, सभी इन टेक्स्ट क्वेश्चन और सभी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा बेटा। ठीक है, तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है इतना me। प्रोटॉन का जो मास है हमारे पास में वो होता है इतना mp। इलेक्ट्रॉन का मास है me, प्रोटॉन का मास है mp। इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स भी काम करेगा, और ग्रेविटेशन फोर्स का जो फॉर्मूला है बेटा वो है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। ये ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला है।
अब ग्रेविटेशन फोर्स कैसे निकालेंगे? कैपिटल जी तो कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। इलेक्ट्रॉन का मास होगा हमारे पास में 9 इंटू 10 की पावर -31। प्रोटॉन का मास होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -27 और इनके बीच का गैप वही है 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर। आंसर आएगा न्यूटन में। तो लो भैया, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में काम करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये इन दोनों के बीच में काम करने वाला ग्रेविटेशन फोर्स है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं, तो दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही आप दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, आंसर निकलेगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लो बेटा, सॉल्व करके ये हमारा आंसर निकल जाएगा। आप इसे सॉल्व करोगे ना तो कंपेयर करके ये हमारा आंसर निकल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का जो रेशो होगा वो इतना होगा। सॉल्व कर लोगे तो आंसर आप लोगों का यहाँ से बन जाएगा कि भाई ये कंडीशन आप लोगों की रहने वाली है। तो ये आपके एग्जाम्पल नंबर 1.4 का फर्स्ट पार्ट था बेटा। अब एक बार तो इन दोनों को कंपेयर करना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, और एक बार इन दोनों को कंपेयर करना है इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी प्रोटॉन की जगह भी इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, यानी जो दूसरा पॉइंट है हमारा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में रिपल्शन काम करेगा, तब ऐसे ही फोर्स निकालना है, तब ऐसे ही ग्रेविटेशन फोर्स उनके बीच में निकालना है। वो है पार्ट नंबर 2। अब आते हैं हम लोग पार्ट नंबर 3 पर। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसे। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 हमें ये कहेगा, देखो मान लीजिए कि यह है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और यह है प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन अट्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे। इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो कहलाएगा a1 और इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो कहलाएगा a2। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने दोनों ने एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है प्रोटॉन इधर से आ रहा है, दोनों ने एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। ध्यान से हमारी बात सुनिए, एक्सीलरेशन बताना है, बहुत आसान है। कैसे बताओगे एक्सीलरेशन? भाई देखो, इतना ही तो फोर्स यहाँ काम कर रहा होगा Fe और बिल्कुल इतना ही फोर्स यहाँ काम कर रहा होगा Fe। अब न्यूटन का फॉर्मूला आप जानते हैं, Fe इज इक्वल टू, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, इसका मास है me और एक्सीलरेशन है a1। बिल्कुल यही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, Fe इज इक्वल टू, इसका मास है प्रोटॉन और एक्सीलरेशन a2। अगर आपको एक्सीलरेशन निकालना है इलेक्ट्रॉन का तो फोर्स को इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर यहाँ आपको एक्सीलरेशन निकालना है बेटा तो फोर्स को प्रोटॉन के मास से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये निकल जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन और ये निकल जाएगा आपका प्रोटॉन का एक्सीलरेशन। अच्छा, फोर्स कहाँ है? Fe की वैल्यू है आपके पास में ये रहा फोर्स। Me कहाँ है? Me यानी इलेक्ट्रॉन का मास, वो होता है हमारे पास में फिक्स 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। Mp यानी प्रोटॉन का मास, वो भी होता है हमारे पास में फिक्स 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो ये निकलेगा बेटा इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन और ये निकलेगा प्रोटॉन का एक्सीलरेशन। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो उम्मीद है कि एग्जाम्पल नंबर 1.4 आप लोगों को समझ आया हो। आप लोगों को जब भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, आपको अपना क्वेश्चन विद कैलकुलेशन बिल्कुल कंप्लीट करना है बेटा। मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताकर छोड़ रहा हूं, लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं छोड़ना है। आपको पूरी कैलकुलेशन सब कुछ करने के बाद में, फाइनल आंसर निकालने के बाद, मैच करने के बाद, तब आप लोगों को आगे बढ़ना है। ऐसे आप लोगों को आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो 4 एग्जाम्पल आप लोगों के हो चुके हैं। इन चारों एग्जाम्पल्स को अच्छे से अपनी कॉपी में विद सॉल्यूशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। जल्दी से करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ओके स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे। 4 एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। देखिए ये है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 5। हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं, हम हर तरीके की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे बेटा। तो एक बार सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में लिख लो इस क्वेश्चन को, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है हमारे पास में। ये A charged metallic sphere A is suspended by a nylon thread. Another charged metallic sphere B held by an insulating handle is brought close to a such that distance between their center is 10 centimeter. Okay? देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में एक स्फीयर है A जो पहले से चार्ज है, ऑलरेडी पहले से चार्ज है। एक हमारे पास में है B, ये भी पहले से चार्ज है, ये भी पहले से चार्ज है। ओके, तो मैंने माना कि इसका जो चार्ज है वो है कैपिटल Q और इसका जो चार्ज है वो है स्मॉल q। समझ रहे हो बेटा? इसका चार्ज है कैपिटल Q और इसका चार्ज है स्मॉल q और इनके बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो अभी इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन, मैंने इस 10 सेंटीमीटर को मान लिया है x, इस 10 सेंटीमीटर को मैंने मान लिया है x, तो ये हो गया x², इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ रही है बेटा? ये कंडीशन है अभी तक हम लोगों के पास। इसका चार्ज मैंने मान लिया है कैपिटल Q, इसका चार्ज मैंने मान लिया है स्मॉल q, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस है x, ये हो गया इनके बीच का फोर्स। अब आप देखिए कि कंडीशन हमारे पास में नेक्स्ट क्या आती है। हमारे पास में नेक्स्ट कंडीशन ये आती है बेटा कि ये जो A वाला स्फीयर था, A वाला स्फीयर, मैंने इसे एक अनचार्ज स्फीयर के साथ कांटेक्ट में रखा और ये जो B वाला स्फीयर था इसे मैंने एक अनचार्ज स्फीयर D के साथ कांटेक्ट में रखा। बेटा समझिएगा बिल्कुल ध्यान के साथ, अगर मैंने A वाले को C वाले के साथ कांटेक्ट में रखा तो इसका चार्ज मैंने कैपिटल Q माना था, जैसे ही कांटेक्ट में रखेंगे तो इसका चार्ज हो जाएगा Q/2, इसका चार्ज भी हो जाएगा Q/2। इसका चार्ज मैंने स्मॉल q माना था, जैसे ही इस स्मॉल q को इसके साथ कांटेक्ट में रखा इसका चार्ज हो जाएगा स्मॉल Q/2, इसका चार्ज हो जाएगा स्मॉल Q/2। इनके बीच की डिस्टेंस पहले x थी, अभी भी इनके बीच की डिस्टेंस x ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी भी इनके बीच की डिस्टेंस x ही है बेटा, कोई बदलाव नहीं हुआ। तो देखो पहले कितना फोर्स काम कर रहा था, पहले फोर्स काम कर रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x², इक्वेशन नंबर 1। ओके, बात समझ में आ रही है? अब A पर कितना चार्ज हो गया है, C के साथ कांटेक्ट में रखने से आधा आधा चार्ज बट गया Q/2, और यहाँ भी कितना हो गया Q/2, डिस्टेंस अभी भी इनके बीच की x ही है। तो न्यू फोर्स हो गया हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2 इंटू स्मॉल Q/2 अपॉन x²। न्यू फोर्स F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q 2 × 2 4, और यहाँ है हमारे पास में x²। यानी जो नया फोर्स हो गया है वो पुराने फोर्स का 1/4 हो गया है बेटा। आप लोग यहाँ देखें, यानी जब मैंने B को D के साथ कांटेक्ट में रखा और A को C के साथ कांटेक्ट में रखा तो A और B के बीच में जो नया फोर्स होगा वो पुराने फोर्स का F/4 यानी 1/4 हो गया है। ये कंडीशन हमारी बेटा बनेगी, न्यू फोर्स इज द 1/4 ऑफ ओरिजिनल टाइम्स, यानी 1/4 हो गया है ओरिजिनल फोर्स के। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बात समझ आई हो आप लोगों को बेटा। अच्छा, यहाँ क्या कहा हम लोगों को, कांटेक्ट में तो रखा ही रखा, डिस्टेंस भी आधी कर दी। कांटेक्ट में रखने से चार्ज कितना हो गया था Q/2, यहाँ कितना हो गया था Q/2, डिस्टेंस कितनी थी 10, अब डिस्टेंस कितनी हो गई है 5, यानी डिस्टेंस हो गई है x/2। कांटेक्ट में तो रखा ही रखा, कांटेक्ट में रखा, 2 पॉजिटिव थे, 4 पॉजिटिव थे, 2 पॉजिटिव रह गए, वहाँ 2 पॉजिटिव थे, यहाँ 1 पॉजिटिव रह गया। अब नया फोर्स होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q/2 स्मॉल Q/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर, ये होगा नया फोर्स हमारा।
तो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4 x स्क्वायर, 2 स्क्वायर करेंगे बेटा ये बन जाएगा 4, यानी सेम देखो दोबारा से वही वैल्यू निकल कर आ गई है जो पहले थी, दोबारा से वही वैल्यू निकल कर आ गई वो जो पहले थी, यानी फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर हमने यहाँ का चार्ज भी आधा कर दिया और यहाँ का चार्ज भी आधा कर दिया और इनके बीच की डिस्टेंस भी आधी कर दी, तो फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जो फोर्स पहले था वही फोर्स हमारा अभी भी बना हुआ है बेटा, वही फोर्स हमारा अभी भी बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स अच्छा क्वेश्चन था ये, हमारे पास में प्रॉब्लम है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे आप लोगों को हमने इसका आंसर बताया है कुछ इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 एग्जाम्पल हमारे पास में हो गए हैं बेटा। आज की क्लास सिर्फ इसलिए थी कि मैं आप लोगों को सिस्टम बता सकूं क्लास का कि किस तरीके से हमें ये NCERT वाली क्लास को रन करना है। यहाँ आकर NCERT या टेक्स्ट बुक या एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करवाएंगे। उनकी एक अलग से कॉपी आप लोग बना लें अपने पास में और सभी क्वेश्चंस को नोट करने के बाद में उनका आंसर आप लोग उसके अंदर लिखें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आप लोगों को आता है, किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आती है, कहीं कोई समस्या आती है, तो वो क्वेश्चन आप लोग हमसे दोबारा से क्लियर करें बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों की क्लास चलेगी। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करते हैं।